all the opposition parties for presidential election 2022. As you all know, Yashwantji filed his nomination papers at 12 noon in the presence of leaders of most opposition parties. Shri Sharad Pawar ji was there, Rahul Gandhi was there, Kharge ji was there, Farooq Abdullah, Akhilesh Yadav ji, Tiruchi Siva, the DMK, Ramarao of TRS, Sitaram Yechuri, and many others. You also know that there were two important meetings of opposition parties that were held in Delhi. The first on the 15th and the second 21st. Both were for selecting a candidate for the presidential election. The first meeting was convened by Mamata Banerjee. The second was convened by Shri Sharad Pawar. And the opposition parties unanimously chose Shri Yashwant Sinha ji as their candidate, and now the process is on. Before embarking on a nationwide tour, Shri Yashwant ji wanted to meet you all. So, without much ado, we begin the press conference. मित्रों, आज दोपहर में आप सबको पता है कि श्री यशवंत सिन्हा जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार के रूप में, और इस संदर्भ में लगभग सभी श्रेष्ठ नेता मौजूद थे। शरद पवार जी थे, राहुल गांधी थे, खरगे जी थे, फारूक अब्दुल्ला, डीएमके और अन्य दलों के सभी नेता थे। शायद आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न उस समय भी पूछा होगा कि शिवसेना क्यों नहीं थी। तो शिवसेना बिल्कुल हमारे साथ है। कारण आप सबको पता है उनके अनुपस्थिति के बारे में। और इससे पहले दो मीटिंग्स हुई, एक 15 तारीख को और 21 को। 15 तारीख की मीटिंग ममता बनर्जी ने बुलाई थी और 21 की मीटिंग शरद पवार जी ने बुलाया था। तो आज के इस नामांकन पत्र भरने के बाद हमारा कैंपेन शुरू हो चुका है और हमें बहुत खुशी हुई है कि इसकी शुरुआत आप सबसे रूबरू करके हम कर रहे हैं। और कल से ही श्री यशवंत सिन्हा जी का देशव्यापी प्रवास शुरू होगा और प्रारंभिक एक बयान यशवंत जी करेंगे। ही विल मेक एन इनिशियल स्टेटमेंट and thereafter the statement will be circulated to all of you. Thank you very much. धन्यवाद सुधीन जी। साथियों, मैं आपका आभारी हूं कि आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। If I am not wrong, in all my press conferences, perhaps, even when I was in government, I have not seen so many friends with the media as I am seeing here today. जैसा सुधीन जी ने कहा कि आपके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो हमारा स्टेटमेंट है वो हम रिलीज करेंगे। लेकिन कुछ बातें जो मुख्य बातें हैं
उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूं उन सभी विपक्षी दलों का जो एक साथ आए और जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुझे अपना उम्मीदवार चुना। अक्सर ये कहा जा रहा है कि मैं चौथा चॉइस हूं। 1, 2, 3 जब ना कर दिए तब उन्होंने हमें याद किया और मैंने हाँ कर दिया। मैं आपसे साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर मैं 10वां नंबर पर भी होता तब भी मैं उसको स्वीकार करता। चौथा तो फिर भी बेहतर है, और वो इसलिए स्वीकार करता क्योंकि ये लड़ाई जो है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई में अगर मेरा योगदान छोटा भी है तो मैं बराबर तत्पर रहूंगा उस योगदान को करने के लिए। आप देखेंगे कि हमने अपने बयान में कहा है कि ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस तरफ वो हैं, तो इसलिए आप मैदान से हट क्यों नहीं जाते हैं? ऐसी बातें आई हैं। मेरे नाम की घोषणा पहले हुई थी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो इतनी गरिमा और मर्यादा का पद है। इट्स सच ए डिग्निफाइड पोस्ट दैट it would have been better if there had been only one consensus candidate between the ruling party and the opposition. But the responsibility, as always, for such an initiative rested with the government. And the government did not make any serious attempts to bring about, to forge that consensus. There were 1 or 2 purely formal calls by ministers of the government to some of the leaders of the opposition parties. They did not even tell them who their candidate was likely to be. They completed the formality, waited for the opposition to announce their name, and then they came out with their announcement. So my first charge is that the government is guilty of not trying to bring about a consensus on this highest constitutional post of the country. The second point which I want to emphasize to you is that there is a post of president in the Constitution. It has certain responsibilities. As you are aware, our entire Constitution is based on the principle of checks and balances. And the Rashtrapati is part of that whole scheme of checks and balances. Under the Constitution, he has been endowed with functions and powers to ensure that the executive of the day does not cross the constitutional limits which have been set for the executive.
And if it does, then to stop it from doing so. The President of the Republic has the most important duty of advising the government. He depends on the advice of the Council of Ministers. But in turn, it is his right and responsibility to also advise the government on what it should do. There have been various occasions when, for instance, I have joined an opposition delegation to the Rashtrapati, and we have presented memoranda to him or her and asked the office of the Rashtrapati to intervene. Now, therefore, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन में उसी तरह का व्यक्ति जाए जो इन फंक्शंस को, इन जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें, तो फिर इस पद का कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बन के रह गए और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। आप देखेंगे इस स्टेटमेंट में कि हम लोगों ने विस्तार से वर्तमान परिस्थिति जो है उसका जिक्र किया है। कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन, कैसे जितनी मान्यताएं थी, जितने मूल्य थे, वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जितनी संस्थाएं थीं वो बर्बाद हो गई हैं और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। लेकिन उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। एजेंसीज को मैं बताता हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से, तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो हैं इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की। राजनेताओं को ह्यूमिलिएट करो और देश की जनता के सामने ये दृश्य दिखाओ कि कैसे वो इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। किसी भी व्यवस्था में जो नागरिक है उसके लिए रास्ता खुला होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए रिकोर्स। इफ आई हैव ए ग्रीवेंस, आई मस्ट हैव ए रिकोर्स। आई मस्ट बी एबल टू गो टू समबडी। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और आज सुनवाई नहीं हो रही। There is no recourse
for the people. And I am saying it with the fullest sense of responsibility, that there is no recourse anywhere, including the judiciary. कितने केसेस पेंडिंग हैं? आर्टिकल 370 का फैसला हुआ, सुनवाई शुरू भी हुई। सीएए का क्या हुआ? ये सब बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर तत्काल फैसला आना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी। सुनवाई ही नहीं होगी, क्या कर लीजिएगा आप? सो देयर इज नो रिकोर्स, द सिटीजन इज नॉट लेफ्ट विथ एनी रिकोर्स। और जब ये परिस्थिति बनती है ना, तो आप जानते हैं क्या होता है, समाज में अशांति फैलती है और लोग सड़क पर उतरते हैं। लोग सड़क पर उतरते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग कैसे सड़क पर उतरे हैं, और खास करके हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो कैसे सड़कों पर आ रही है। और मात्र रेलवे रिक्रूटमेंट का आपको दृश्य याद होगा, आज अग्निपथ स्कीम को लेकर जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। मैं जब संसद में था तो हमारे संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमिटीज हैं, अस्थायी समितियां, और मैं विपक्ष में होते हुए 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में था। और मुझे याद है उस समय के जो मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, उन लोगों से लगातार वो हमसे संपर्क में रहते थे और ये कहते थे कि आप सोच समझकर अपनी सिफारिश करो और हम सब सिफारिश स्वीकार कर लेंगे। और अनेक महत्वपूर्ण कानून हमारे सामने आए जिस पर हमने रिपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर इंस्टेंस, जिसको इंसिडेंटली उस समय के गुजरात सरकार ने विरोध किया था उसका। जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का जो ऑफिशियल डेलीगेशन आया था कमेटी के सामने, उसने जीएसटी का विरोध किया। और उसके बाद जीएसटी इतना बड़ा कदम बन गया कि मध्य रात्रि को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में उसका फंक्शन हुआ। आजकल स्टैंडिंग कमिटीज काम नहीं कर रही हैं, पार्लियामेंट को पंगु कर दिया गया है। मात्र 25% कानून ही जो लोकसभा राज्यसभा में पेश होते हैं वो स्टैंडिंग कमिटीज के पास जा रहे हैं, जब उस जमाने में ये 75-80% हुआ करता था। तो वेयर इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट? बिल्कुल पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया है। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं आएगी। वो मैं बहुत दिनों के बाद आज गया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, बहुत अफसोस हुआ। पहले कितना सुंदर दृश्य था वो, जब हम लोग पार्लियामेंट के अंदर एंटर करते थे और वो विभत्स से कोई भवन खड़ा हो रहा है, उससे पार्लियामेंट की गरिमा नहीं बढ़ेगी। पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ेगी जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स, उनको सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगा। तो इसीलिए साथियों मैं कह रहा था कि ये लड़ाई 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। इट इज अ बैटल ऑफ 2 आइडियोलॉजीज। And most of the opposition parties have come together now in this election to wage that battle. And it is not going to stop here. I am quite confident that they will remain together and they will carry the fight forward. और मुझे पूरा भरोसा है कि अंत में हम ही सफल होंगे, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है,
और हम किसी गलत कदम का सहारा इसमें नहीं ले रहे हैं। ये और कई सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी जो हो रहा है उसी को बचाने के लाले पड़े हैं। मैं एक ही लाइन कहूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे कि 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी की कहीं चर्चा होती है आज? 99 पॉइंट कितना % आते आते रिजर्व बैंक ने आंकड़ा देना भी बंद कर दिया कि कितना नोट्स सर्कुलेशन में जो थे वो वापस आ गया। हम नहीं जानते हैं कि अब 100% ही पर रुक गया कि 100% को भी क्रॉस करके आगे हो गया। ठीक है ना? तो सारा पैसा वापस आ गया जितना सर्कुलेशन में था, और शायद उससे ज्यादा भी सारा बैंकिंग सिस्टम में आ गया। आज तक मुझे जानकारी नहीं है, और आप जो लिखते हैं और दिखाते हैं वो सब मैं पढ़ता और देखता हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि कितना काला धन पकड़ा गया। 10 लाख, 10 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ कितना पकड़ा गया नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितना काला धन था वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में और सफेद हो गया। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं आपके सामने, demonetization is the biggest scam of this century, क्योंकि उसने सारे काले धन को सफेद कर दिया और हम सब उसके बारे में भूलने के लिए मजबूर कर दिए गए। और दूसरी बात, उसका क्या असर हुआ आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2016 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था में सालाना विकास दर में जो गिरावट शुरू हुई उसका नतीजा ये हुआ कि अगर नोटबंदी के साल में हमारा ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ऊपर था, तो कोविड के पहले जो साल था उसमें ये गिरकर 4% हो गया, 4%। और फिर कोविड आया तो कोविड तो माइनस में चले गए। अब स्ट्रगल कर रहे हैं उससे निकलने का। तो ये सब कुछ जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है उसी का नतीजा है कि हम समाज में अशांति देख रहे हैं और यूथ को सड़कों पर देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं। विदेशों में विदेशियों के साथ मिलकर उनकी कितनी बातचीत हुई ये हम लोगों को कम पता चलता है, लेकिन वहां जो NRIs हैं उनके साथ उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। देश की राजनीति की चर्चा वो वहां करते हैं विदेशी भूमि पर। और एक जो मान्यता थी हमारे देश की, हम विदेशों में जाकर चाहे कोई भी फोरम हो, देश की राजनीति की बात नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो सब ध्वस्त हो गया। जैसे प्रजातंत्र के सारे मानक ध्वस्त हो गए, वैसे विदेश नीति का ये जो बहुत महत्वपूर्ण एक मानक वो भी ध्वस्त हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को लड़ना है। हमने इसमें कहा है कि हमारे पहले वाली जो पीढ़ी थी उसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दिलाया। हमारी पीढ़ी, जिसका भी समय अब समाप्त हो रहा है, उस पीढ़ी ने उस प्रजातंत्र को मजबूत किया, आगे बढ़ाया। और अब इन द इवनिंग ऑफ आवर लाइफ वी आर सीइंग दैट डेमोक्रेसी स्लोली डाइंग। वी विल नॉट लेट दिस हैपन। और मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बचेगा
तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और ये जो चुनाव है वो इसी लड़ाई का एक मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है। और इसीलिए सामने कौन खड़ा है, कितना वोट आपके पास है, कितना वोट उनके पास है, ये सब चर्चा मेरे लिए बेमानी है। इट इज अ फाइट फॉर protecting, preserving and safeguarding democracy in our country and the values of our democracy. और इसमें कुछ और काउंट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल आप सबको निशब्द कर दिया। मैं सवाल लेने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लूंगा, एक एक करके इंगित करिएगा। मैं आता हूं बारी बारी से आपके पास। अनिल जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा आश्चर्य मुझे भी हुआ। हम लोगों ने बहुत पहले तय कर लिया था कि हम अपना नॉमिनेशन आज यानी कि 27 तारीख को करेंगे। उनका नॉमिनेशन 24 को हुआ। 24 को हुआ था ना, 24 से आज 27 हो गया, 3 दिन। कल मैं दोपहर के बाद विभिन्न राज्यों की राजधानी के प्रवास पर निकल रहा हूं और ये हमारा कार्यक्रम 16-17 तक चलेगा। 18 को जुलाई को चुनाव है, तो मैं तो लगातार परिश्रम करूंगा उम्र का ख्याल न करते हुए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी कि जो आश्वस्त हैं वो शिथिल भी हैं और घर में आराम कर रहे हैं। कभी काल टेलीफोन हो जाता है, उन्होंने इस टेलीफोन से इससे बात की, उससे बात की। इसके अलावा मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। ये प्रजातंत्र है, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर कैंपेन में भी मैं नहीं चल रहा हूँ। थैंक यू सर। रविकांत एबीपी से आता हूँ। और देखिए, एक तो जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तो हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया कि अगर मगर के सवाल का जवाब मत दीजिएगा। लेकिन आपने सवाल पूछा है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा। इतने सारे विपक्षी दलों का एक साथ आना मैं मानता हूं कि हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। और मैं ये भी मानता हूं कि बात राष्ट्रपति चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगी, दूर तलक जाएगी। तो इसलिए उनका साथ आना, एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना, उसके लिए पूरा प्रयास करना। मैं जानता हूं कि मेरे जिन दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, उन्होंने कैसे ऑलरेडी शुरू कर दिया है कैंपेन उम्मीदवार की घोषणा होने के साथ ही साथ। और आज आपने देखा कितने लोग थे, कितने दलों के प्रतिनिधि थे। तो ये हमारी राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसको हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए और ना राष्ट्रपति के चुनाव के गणित के साथ जोड़कर देखना चाहिए। वो तो मन बनाए ही हुए हैं, उसमें मेरा जितना योगदान होगा मैं करूंगा ताकि हम इस सरकार को आने वाले दिनों में चुनौती दे सकें। अर्चना ये राय से।
You can imagine that this question has been asked of me repeatedly, and because I've been exposing myself to the media, unlike the rival candidate, I have formulated a reply to that. And that reply is, it is a developing situation. Today we are talking on the 27th of June. The election is on the 18th of July. Much water will flow under the bridge by the time 18th July comes, and things will not be what they appear to be today. जी No, that's not a fair question. I can only say that, which I've said before, that what is visible today is only a part of the total picture. The rest of it is invisible today. Pradeep from Total TV. जी बिल्कुल करेंगे। हमारे जितने वोटर हैं, जो जितने एमपीज हैं और एमएलएज हैं, उन सबसे संपर्क करेंगे। और मैं आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ फ़ोन किया था, उनके यहाँ मैसेज छोड़ा कि मैं बात करना चाहता हूं। पूर्व की तरह इस बार भी कोई कॉल बैक उनके यहाँ से नहीं आया अभी तक। मैंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, उनके यहाँ से कॉल बैक आया, लेकिन उस समय मैं उपलब्ध नहीं था, इसलिए बात नहीं हो पाई। मैंने जब फिर से कॉल किया तो वो नहीं मिल पाए। लेकिन मैं जितने हमारे पुराने साथी बीजेपी में हैं, सबसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। I have talked to Mr. Owaisi of MIM. He has assured me of his support. I plan to speak to all the others also and seek their support. JDS, both JDS and JMM were present in the two meetings which were held by Mamta ji and Sharad Pawar ji, and they were party to the decision to sponsor me as a candidate. Vijay Lakshmi from India TV. नहीं, वो एकदम, इट्स सच ए ओवर स्टेटमेंट, आई एम टेलिंग यू। इसके पहले कोई आदिवासी नहीं खड़ा हुआ है चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। जीसी स्वेल नाम था उनका ना, जो खड़े हुए थे, स्वेल साहब। संगवा भी खड़े हुए थे। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि एक महिला
जो अनुसूचित जात से आती हैं वो खड़ी हुई थी। इसके पहले तो मैंने कहीं नहीं सुना। मैं इतने दिनों से राजनीति में हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता है कि कभी ये हुआ कि भाई वो महिला अनुसूचित जात की खड़ी हो गई है, अब उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, क्यों खड़ा है, उसको बैठ जाना चाहिए। इट इज नॉट ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज, इट इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। ये मैं रिपीट बार बार जोर दे के कर रहा हूं, आइडेंटिटीज का नहीं लड़ाई। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि एक समुदाय से कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो पूरा समुदाय ऊपर नहीं उठता है। नहीं तो हमारे देश में अक्सर कुछ समुदायों के लोग बड़े ऊंचे पदों पर गए हैं, तो क्या वो समुदाय और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया? पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति जी बैठे हैं वो भी एक समुदाय से आते हैं, तो क्या उस समुदाय की समस्याओं का समाधान पिछले 5 वर्षों में हो गया? अब सब लोग उसमें खुशहाल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो धारणा है ये जानबूझ के सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसके शिकार नहीं। अब्दुल बारी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, एंड आई एम अश्योरिंग यू टुडे, गोइंग फॉरवर्ड we'll prepare a paper on this government's 8 years efforts on the upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes. इनका रिकॉर्ड इतना बुरा है कि एक सिंबोलिज्म हो गया कि भाई आदिवासी महिला खड़ा कर दिया। क्या किया आपने पिछले 8 सालों में? जो किया वो तो करके बताओ। वो नहीं बताएंगे, बिकॉज दिस गवर्नमेंट बिलीव्स इन ओनली सिंबलिज्म। तो इसीलिए मैं आज आपको कहता हूं कि चंद दिनों के भीतर वी आर कमिंग आउट विद दैट पेपर कि इस गवर्नमेंट के क्या कारनामे हैं विथ रिगार्ड टू, और उसके पहले भी उड़ीसा में क्या हुआ आपको याद होगा। कितने लोग उसमें मारे गए थे? 13 लोग मार दिए गए थे। एक बिजनेस हाउस के 13 आदिवासी मार दिए गए थे एक बिजनेस हाउस को जमीन देने के लिए। किसने कुछ कहा? कोई बड़ा आंदोलन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये सिंबलिज्म जो है ये हमें स्वीकार नहीं है। हम ट्रैक रिकॉर्ड पर बात करेंगे। राकेश 24। देखिए, बेटे के बारे में तो मैंने ये कहा कि वो अपने राज धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा हूं। जहां तक बिहार झारखंड का सवाल है, तो आप जानते हैं कि मेरी पृष्ठभूमि रही है, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। उस राज्य के ऊपर मेरा विशेष एक हक बनता है, और वहां के लोग, ऊपर बैठे लोग जो भी कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं कि अंदर ही अंदर बात कुछ और है।
अंजलि फ्रॉम यूएनआई, उसके बाद आप हाँ। It will not be fair on my part to name individuals, but you are aware, as I am aware, of so many rubber stamp presidents who have adorned that famous building. So, our effort this time is to prevent that from happening. क्या आपको नहीं लगता कि एक पार्टी के भी कुछ चीजें रिकॉर्ड होने चाहिए किसी एक व्यक्ति को लास्ट कभी पैटर्न जो और वही नहीं, मैं कहूँगा कि ये घोर अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और जब तक पार्टियों में लोकतंत्र नहीं होगा तब तक वो देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं सदस्य था उसमें आंतरिक लोकतंत्र था। आज की भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत हार गए थे, जस्ट वन वोट। आप लोग भूले नहीं होंगे, बिकॉज आई रिगार्ड दिस एज ए मैजेस्टिक चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कि कोई सरकार एक वोट से गिर जाए। और अटल जी ने उस समय जो कहा था वो भी आप लोगों को याद होगा कि मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने खरीदना उचित नहीं समझा। क्या आज हम कह सकते हैं इस बात को? क्या आज हम कल्पना भी कर सकते हैं कि सरकार एक वोट से हार जाएगी इधर या उधर? आज जो तोड़ फोड़ और तहस नहस हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? क्या जनादेश का हम आदर कर रहे हैं कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकारों को हम गिरा देते हैं? लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक व्यवहार के ऊपर इतने सुनियोजित ढंग से आक्रमण हो रहा है कि कभी कभी हम उसको नोटिस भी नहीं करते। शुक्रिया TV9 सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि एक शुरुआत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विभिन्न दलों की एकता आप देख रहे हैं वो आगे भी कायम रहेगी, और विभाजन का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, विपक्षी दलों में विभाजन का, वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध नहीं होगा। We are issuing a letter which we'll share with you in due course to all electors. Apart from this statement that we are issuing today, we have prepared a letter
to all the electors, in which I am appealing to them to vote for me for reasons which we have mentioned in that letter. That includes listening to their conscience. Please ask. नहीं, ये जो एक तो सरकारी पार्टी जो धर्म के आधार पर समाज को बांट रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मुझसे डिवाउट हिंदू आप नहीं पाएंगे। आप किस प्रदेश से आते हैं? बिहार से आते हैं, तो आपको पता होगा कि अब तो 2 प्रदेशों में बंट गया, लेकिन एक प्रथा है कांवर लेकर जाने की। सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर 100 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र है वो, और नंगे पांव चलना पड़ता है। उसमें जूता चप्पल नहीं पहन सकते। नंगे पांव 100 किलोमीटर से ऊपर गंगा जल उठाकर अपने कंधे पर रखकर कांवर में और जाना पड़ता है। 5 साल तक मैं लगातार गया, 5 साल। अभी भी हमारा जो निवास स्थान है हजारीबाग में, वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें हम रोज पूजा करते हैं। यहाँ रहते हैं तो अपने घर पर जो हम लोगों ने मंदिर बनाया है उसके सामने रोज पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह मैं अपने धर्म के प्रति समर्पित हूँ, उसी तरह मैं मानता हूँ कि दूसरे धर्म के लोगों का भी अधिकार है कि वो अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें। और हमारी कोई शिकायत नहीं होगी अगर कोई अच्छा मुसलमान है, कोई अच्छा क्रिश्चियन है, कोई अच्छा और किसी धर्म का है, कोई शिकायत नहीं है। तो इसीलिए ये जो धर्म के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास होता है, ये बिल्कुल गलत है। और आपने जो हेमंत जी की बात की, वो बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमको कई साथियों ने कहा है कि इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं आदिवासी समाज में जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, उनका अपना धर्म है। तो इसलिए एक ही सूत्र में सबको बांधना, एक ही दृष्टिकोण से सबको देखना, ये कतई उचित नहीं है। और जो जैसा है उसका सम्मान कीजिए। ऋषिकेश न्यूज़ 24। देखिए, हम ज़रूर हेमंत सोरेन जी को फ़ोन करके जैसे भी होगा संपर्क करके उनसे मांगेंगे वोट, जैसे हम सब लोगों से मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मांगेंगे। नीतीश जी के बारे में आपने जो बात कही, तो नीतीश जी आज के दिन बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ सरकार चला रहे हैं, है ना? तो उनकी हो सकता है कोई बाध्यता हो। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस दिन मेरे राइवल कैंडिडेट की घोषणा हुई, उसी दिन ओडिशा के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय आधार पर यह कहा कि वो उनका समर्थन करेंगे। बिहार बहुत सुलझा हुआ प्रदेश है, बहुत ऊंचा है, वहां क्षेत्रीयता नहीं है, क्षेत्रीय भावना नहीं है। हमने प्रयास किया है, बाबू से भी बात नहीं हुई है, और केजरीवाल जी से बात हुई है, उनके और लोगों से ही बात हुई है। वो समय आने पर अपनी घोषणा करेंगे।
यात्रा की शुरुआत हम केरल से करें। धन्यवाद सर। अंत में दो महत्वपूर्ण घोषणा। एक तो जिन साथी को 1-to-1 टिक टैक करना हो वो संजीव सिंह जी से कृपया संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, वो आपको समय आवंटित कर देंगे। और दूसरी घोषणा सुधीर जी से मैं कहूँगा, एक कैंपेन कमेटी गठित की गई है जिसकी वो औपचारिक ऐलान कर दें। मित्रों, a campaign committee has been formed to steer the nationwide campaign of Shri Yashwant Sinha ji. It has the following members: Jairam Ramesh, Congress; Tiruchi Siva, DMK; Sukhendu Sekhar Roy, Trinamool Congress; Sitaram Yechuri, CPI-M; Dr. Ram Gopal Yadav, Samajwadi Party; Praful Patel, National Congress Party; Ranjit Reddy, Telangana Rashtra Samiti TRS; Dr. Manoj Jha, RJD; D. Raja, CPI. There will be a nominee of the Shiv Sena and myself representing civil society. मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आपको यदि मौका मिला, जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करने का मौका मिला तो इसी तरह प्रश्न पूछिएगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।